India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जासूसी के आरोपों को नकारते हुए केंद्र पेगासस मामले की जांच के लिए समिति गठित करने को तैयार हुआ। कोर्ट ने की विस्तृत हलफनामे की मांग, कहा अदालत के समक्ष स्टैंड लेने के लिए अनिच्छुक है केंद्र। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पर सरकार तलब, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अमान्य करार दिए गए प्रावधानों के साथ बिल क्यों संसद में पेश, मंत्रालय ने जो कारण दिए वे बताए। कोविड पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा, मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 4 सप्ताह का दिया वक्त। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक लक्ष्य। India Legal presents Courts Roundup. पेगासस जासूसी मामले में जांच अब एक कमेटी द्वारा की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। कमेटी बनाने के ऐलान के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जासूसी के आरोपों को नकारा भी है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से 2 पेज का एक एफिडेविट दाखिल किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि सरकार का हलफनामा ये नहीं बताता कि सरकार या उसकी एजेंसियों ने जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं। वे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र कोर्ट के समक्ष स्टैंड लेने के लिए अनिच्छुक है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी जो कथित पेगासस जासूसी मामले से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पेगासस के माध्यम से मोबाइल इंटरसेप्शन के सभी आरोपों से इनकार किया है और समाचार रिपोर्टों के आधार पर मामले की स्वतंत्र जाँच की मांग करने वाली याचिकाओं को सुनवाई योग्य बनाए रखने पर सवाल उठाया है। सीजेआई एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि केंद्र शीर्ष अदालत के समक्ष एक स्टैंड लेने के लिए अनिच्छुक है। कोर्ट ने कहा आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उस पर आप एक हलफनामा क्यों नहीं दाखिल करते, हमें एक स्पष्ट तस्वीर भी मिलेगी। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा अगर एक पेज का हलफनामा ये कहते हुए दायर किया जाता है कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो क्या वो सही रहता? जवाब है नहीं। हम देखते हैं कि आप कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं। कोर्ट ने जवाब दिया यह हलफनामा याचिका के मसलों का जवाब नहीं देता। कपिल सिब्बल ने कहा ये एक अनुच्छेद 32 याचिका है और ये अत्यधिक महत्व का मामला है जिसमें ये 2 पेज का हलफनामा दायर किया गया है। जगदीप छोकर ने कहा अगर ये तथ्य खोजने के लिए है तो मैं याचिका से सहमत हूँ, लेकिन अगर ये सनसनीखेज बनाने के लिए है तो अनुच्छेद 32 के मकसद से अलग है तो हम असहमत हैं, मेहता ने जवाब दिया। मेहता ने कहा कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि जब तक आप जानकारी नहीं देते हम सुनवाई नहीं कर सकते। हम आपको विस्तृत हलफनामे के लिए समय दे सकते हैं और समिति की संभावना भी तय करें। मेहता ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से दायर एक हलफनामे का हवाला दिया जिसमें सरकार पर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया गया था। कोर्ट से यह भी कहा गया कि इस मुद्दे को देखने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चयन समितियों की सिफारिशों के बावजूद ट्रिब्यूनल में नियुक्ति करने के लिए केंद्र को 10 दिनों का समय दिया है।
मंत्री वैभव ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों आदि की जासूसी करने के लिए पेगासस स्पाइसवेयर का इस्तेमाल करने के सभी आरोपों से इनकार किया है। अदालत विशेष जांच दल न्यायिक जांच और सरकार को निर्देश देने सहित अलग अलग प्रार्थनाओं की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी कि क्या उसने नागरिकों की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। अदालत के आदेश का पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि केंद्र ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल उन प्रावधानों के साथ क्यों पेश किया जिन्हें ये कोर्ट खारिज कर चुका है। सुनवाई के दौरान बेंच ने ट्रिब्यूनल में खाली रह गई रिक्तियों पर चिंता व्यक्त की है। सीजीआई ने पिछले साल के मद्रास बार एसोसिएशन मामले में फैसले के कुछ टिप्पणियों को पढ़कर सॉलिसिटर जनरल को सुनाया, जहां पर कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को कार्यकारी प्रभाव से मुक्त रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ट्रिब्यूनल के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा बार बार जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की है, जिसमें मद्रास बार एसोसिएशन मामले में कोर्ट द्वारा रद्द किए गए समान प्रावधानों को फिर से लागू किया गया है। प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि अदालत द्वारा अमान्य करार दिए गए प्रावधानों के साथ बिल क्यों पेश किया गया। पीठ ने ये भी कहा कि केंद्र ट्रिब्यूनल के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा बार बार जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा कि अदालत के निर्देशों के बावजूद कुछ दिन पहले हमने देखा है कि जिस अध्यादेश को रद्द कर दिया गया था उसे फिर से लागू किया गया है। हम संसद की कार्रवाई पर टिप्पणी नहीं कर रही हैं। बेशक विधायिका के पास कानून बनाने का विशेषाधिकार है, कम से कम हमें पता होना चाहिए कि सरकार ने इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद विधेयक क्यों पेश किया है। सीजीआई ने पूछा कि माननीय मंत्री ने सिर्फ एक वाक्य कहा है कि अदालत ने असंवैधानिकता के आधार पर प्रावधानों को रद्द नहीं किया है। हमें इस विधेयक का क्या बनाना चाहिए? न्यायाधिकरणों को काम करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस भी शामिल हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए कारणों का बयान कोर्ट को दिखाया जा सकता है। सीजीआई ने एसजे से पूछा, सरकार ने बिल पेश किया है, मंत्रालय ने कारणों का एक नोट तैयार किया होगा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल ने उत्तर दिया कि जब तक विधेयक को अधिनियम का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उनकी ओर से प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। मेहता ने जवाब दिया कि जब तक विधेयक अधिनियम के परिपक्व नहीं हो जाते तब तक मेरी ओर से जवाब देना उचित नहीं होगा। जहां तक वैधता पर सवाल नहीं है, मैं अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। मेहता ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ट्रिब्यूनल से संबंधित मामलों में पेश हो रहे थे, इसलिए एसजे ने बयान देने के लिए एजी के साथ परामर्श करने के लिए समय देने की मांग की है। बेंच ने ट्रिब्यूनल में रिक्त पदों से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने खाली पदों पर चिंता जताई है। 6 अगस्त को पिछले सुनवाई के दौरान सीजीआई ने ट्रिब्यूनल की रिक्तियों का एक चार्ट पढ़ा था और देखा था कि न्यायालय को ये आभास हो रहा है कि नौकरशाही नहीं चाहती कि ट्रिब्यूनल कार्य करे। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या कोई दस्तावेज पूर्ण बिक्री से संबंधित है या सशर्त बिक्री द्वारा मार्गेज किया गया है, पार्टियों के इरादे पर विचार किया जाना चाहिए। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 58 सशर्त बिक्री द्वारा मार्गेज को नियमानुसार प्रभाषित करती है और ऐसे में जहां गिरवी रखने वाला इस शर्त पर गिरवी रखी गई संपत्ति को प्रकट रूप से बेचता है और एक निश्चित तिथि पर मार्गेज राशि के भुगतान में चूक होने पर बिक्री पूर्ण हो जाएगी, या इस शर्त पर कि इस तरह के भुगतान किए जाने पर बिक्री रद्द हो जाएगी, या इस शर्त पर कि इस तरह के भुगतान पर खरीदारी विक्रेता को संपत्ति हस्तांतरित करेगा। लेन देन को सशर्त बिक्री द्वारा मार्गेज कहा जाता है और बंधक लेने वाले को सशर्त बिक्री द्वारा मार्गेजी गिरवी दाता कहा जाता है। इस धारा की शर्त में कहा गया है कि ऐसे किसी भी लेन देन को बंधक मार्गेज नहीं माना जाएगा जब तक कि दस्तावेज में ऐसी शर्त शामिल न हो जो कि बिक्री को प्रभावित करती है या उसका उद्देश्य रखती है। इस मामले में पार्टियों के बीच निष्पादित दस्तावेज में ये उपबंध थे
एक वादी ने अपने कब्जे वाली जमीन गिरवी रखकर अपने घरेलू खर्च के लिए प्रतिवादी से 3,000 रुपए की राशि उधार ली। 2, भूमि का कब्जा प्रतिवादी को इस शर्त पर सौंप दिया गया था कि सशर्त बिक्री विलेख की तारीख से 1 वर्ष के भीतर उसे कब्जा वापस कर दिया जाएगा। 3, जब प्रतिवादी 3,000 रुपए की राशि का भुगतान करता है तो वह वादी को भूमि फिर से हस्तांतरित करने के लिए बाध्य होगा। 4, यदि निर्धारित अवधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो सशर्त बिक्री विलेख को स्थायी माना जा सकता है। कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा ऋण मुक्ति के लिए दायर याचिका खारिज होने के बाद दायर अपील पर विचार करते हुए कहा, दस्तावेज निष्पादित होने पर पार्टियों की मंशा को देखा जाना चाहिए। ये विवाद में नहीं है कि पुनः हस्तांतरण की शर्त उसी दस्तावेज का एक हिस्सा है। इस मामले में प्रतिवादी ने मंजुलाबाई रघुनाथ बनाम शंकर राव बाबूलाल भिलारे पर भरोसा जताया और दलील दी कि दस्तावेज में महज एक अवधि शामिल किए जाने के कारण यह हमेशा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पार्टियों के बीच सहमत लेन देन एक मार्गीय लेन देन था। प्रतिवादी द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क ये था कि वादी ने दस्तावेज के निष्पादन के 20 वर्षों के बाद ऋण मुक्ति के लिए मुकदमा दायर किया है। आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श जी, आपसे जानना चाहेंगे डीड या विलेख पर सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ व्याख्या थी, हमें तफसील से बताएं। जी देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा ऋण मुक्ति के लिए दायर याचिका खारिज होने के बाद अपील पर विचार करते हुए कहा कि दस्तावेज निष्पादित होने पर पार्टियों की मंशा को देखा जाना चाहिए। यह विवाद नहीं है कि पुनः हस्तांतरण की शर्त उसी दस्तावेज का एक हिस्सा है। ऐसी शर्त 1929 में किए गए एक संशोधन के जरिए संबंधित कानून की धारा 58C के प्रावधान में डाली गई है। इसीलिए दस्तावेज को पढ़ने से पता चलेगा कि दस्तावेज को इस कारण से निष्पादित किया गया था कि वादी ने अपने घरेलू खर्चों के लिए 3,000 रुपए की राशि उधार ली और यदि 1 वर्ष के भीतर राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो प्रतिवादी भूमि को फिर से स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है। वहीं अग्रिम ऋण दिया जाना और उसकी वापसी एक ही दस्तावेज का हिस्सा है जो देनदार और लेनदार के बीच संबंध बनाता है। वहीं आगे खंडपीठ ने कहा कि ऋण मुक्ति के लिए मुकदमा ऋण मुक्ति के लिए निर्धारित से 30 साल के भीतर दायर किया जा सकता है, जो कि इस मामले में सीमा की अवधि के भीतर है। वहीं कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 63 इस बात पर विचार करती है कि गिरवी रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी प्राप्त की स्थिति में बंधक को जारी रखने के दौरान गिरवीदार इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में इस तरह के एक्सेप्शन का हकदार होगा। अधिनियम की धारा 63 के तहत बदलाव के लिए भुगतान करने की देयता बंधक दाता की होगी और यदि गिरवीदार की संपत्ति को नष्ट होने या खराब होने से बचाने के लिए लागत वहन करना पड़ता है तो सुरक्षा अपर्याप्त होने या किसी लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण के वैध आदेश के अनुपालन के लिए खर्च करना आवश्यक था। वहीं वर्तमान मामले में ऐसी कोई घटना उत्पन्न नहीं हुई है जिससे गिरवीदार द्वारा किए गए खर्च का भुगतान के लिए बंधक दाता को मजबूर किया जाए। ऐसे गिरवीदार ऐसे पैसा खर्च करता है जो गिरवी रखी गई संपत्ति को विनाश होने या जब्ती या बिक्री से बचने के लिए आवश्यक है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तफसील से इस पर जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को कोविड-19 के कारण हुई मौतों की लोगों की मौत के आश्रितों को अनुग्रह राशि सहायता देने के लिए सिफारिशें करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में दिशा निर्देश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के लिए 4 सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग करने वाली भारत सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि क्या कोर्ट के आदेश में दिए गए अन्य निर्देशों का पालन किया गया है। ASG भाटी ने इस संबंध में निर्देश लेने के लिए समय मांगा। बेंच ने समय देते हुए भारत सरकार को एक हलफनामा पेश करने के लिए कहा जिसमें अदालत के 30 जून के फैसले के अनुसार अन्य दिशा निर्देश जारी करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निम्नलिखित निर्देशों के अनुपालन के संबंध में यहां संदर्भित हलफनामा दायर किया जाना है। मृत्यु का सही कारण बताते हुए यानी कोविड-19 के कारण मृत्यु से संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए सरल दिशा निर्देश तैयार किया जाना चाहिए। अन्य हितधारकों और विशेषज्ञों के परामर्श से वित्त आयोग द्वारा अपनी 15वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर
भारत संघ द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को व्यापक और मजबूत दिशा निर्देशों के साथ ही आने में सक्षम बनाने के लिए समय की मांग करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान आवेदन दायर किया। केंद्र ने प्रस्तुत किया कि कोविड-19 आपदा के पीड़ितों को अनुग्रह भुगतान के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश तैयार करने की कवायद एक सक्रिय और उन्नत चरण में है और इसे अंतिम रूप देने और लागू करने से पहले थोड़ी और गहन जांच की जरूरत है। मणिपुर सरकार ने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत अपनी बेटी को गलत तरीके से हिरासत में ले जाने के लिए मुआवजे की मांग करने वाले कार्यकर्ता लिंचोम्बम एंड्रो के पिता की याचिका का विरोध किया है, जिसमें एक फेसबुक पोस्ट के लिए गाय के गोबर को कोविड इलाज के रूप में इस्तेमाल करने की आलोचना की गई थी। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा था कि एरेंड्रो के एक आदतन वो अपराधी है और उसे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच द्वारा उनकी नजरबंदी पर आपत्ति जताए जाने के बाद सरकार ने 19 जुलाई को एरेंड्रो के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने के आदेश को वापस ले लिया था। और ऐसे में बताया भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें एक दिन के लिए भी जेल में नहीं रखा जा सकता। हम आज ही उनकी रिहाई का आदेश देंगे। बाद में उसे रिहा कर दिया गया। कार्यकर्ता के पिता की ओर से पेश अधिवक्ता शादान फरासत ने उनके गलत नजरबंदी के लिए मुआवजे की मांग की थी, जिस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में दायर संलिप्त हलफनामे में कहा गया कि कार्यकर्ता का बयान अपमानजनक, अनादर, उकसाने वाला और नफरत फैलाने की क्षमता रखता है। राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि एरेंड्रो को किसी भी हिरासत में हिंसा या यातना के अधीन नहीं किया गया था और ऐसे में उनकी नजरबंदी सद्भावना में की गई थी। राज्य द्वारा यह भी दावा किया गया था कि एरेंड्रो एक आदतन अपराधी है क्योंकि उसके खिलाफ 4 प्राथमिकी लंबित है जिनकी जांच की जा रही है। राज्य भाजपा अध्यक्ष प्रोफेसर टिकेत सिंह के कोविड-19 के दम तोड़ने के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ गाय के गोबर और मूत्र की अक्षमता पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कार्यकर्ता को 13 मई से हिरासत में लिया गया था। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या नालसा से अनुरोध किया कि कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषियों की समय से पहले रिहाई के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समान देशव्यापी एसओपी जारी करने पर विचार करें। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जेल से दायर एसएलपी की सुनवाई भी कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के साथ बताया ये भी जा रहा है कि धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया था। अधिवक्ता डॉक्टर राजीव नंदा को इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा नामित किया गया था। बताया भी जाता है कि पीठ ने कहा है कि वर्तमान मामले में जिन तथ्यों की ओर इशारा और ध्यान आकर्षित किया गया है वह एक सामान्य निर्देश के योग्य होंगे और पीठ ने दिया है कि यूपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये सुनिश्चित करे कि उनके पैनल के वकील यूपी राज्य के भीतर हर जेल का दौरा करे और सजा की प्रकृति, सजा की अवधि और दी गई सजा की उचित जांच के बाद दोषियों को सलाह दे और उन्हें उचित अभ्यावेदन तैयार करने में सहायता करे ताकि वे कानून के अनुसार समय से पहले रिहाई के संबंध में अपने उपचारों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। पीठ ने कहा है कि इस बार इस तरह के आवेदन दायर किए जाने के बाद उन्हें प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा। पीठ ने इनके अलावा नालसा से अनुरोध किया कि कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषियों के समय से पहले रिहाई के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए समान रूप से एक समान देशव्यापी एसओपी जारी रखने की ऊपर विचार करें और ऐसे में इसके अनुसरण में डॉक्टर नंदा से अनुरोध है कि वे उपरोक्त मुद्दों पर अदालत की सहायता करना जारी रखें और जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आगे के निर्देश प्राप्त करें। पीठ ने एसएलपी के तथ्यों और परिस्थितियों में एमिकस क्यूरी को सुनने के बाद फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई और एसएलपी को खारिज कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 2019 के झूंसी सामूहिक बलात्कार मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने देखा कि आरोपी ने अपनी मर्दानगी का फायदा उठाते हुए गरीब पीड़िता के साथ जबरदस्ती की और यौन उत्पीड़न किया है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने इससे सबसे मानवीय नहीं बल्कि सबसे अमानवीय और घृणित अपराध करार दिया है। बताया ये भी जाता है कि जहां पर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को किसी और ने नहीं बल्कि आरोपी ने ही कुचल दिया। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने कहा कि आरोपी कोई सहानुभूति का पात्र नहीं है। संक्षेप में मामला अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार जब पीड़िता बस में थी और यात्रा कर रही थी तो आवेदक ने 2 नामजद आरोपियों और 6 से 7 व्यक्तियों के साथ, जी हां, अज्ञात व्यक्तियों के साथ बस को रोका और लड़की को जबरन बस से उतार दिया और गैंग रेप किया। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट रूप से सामने आया है कि आवेदक वह व्यक्ति है जिसने पहले भी पीड़िता के साथ ये दुस्साहस किया है और उसे ब्लैकमेल करके बार बार यौन संबंध स्थापित किया है। आवेदक ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और पीड़िता को चलती बस से उतारकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर और आत्मा पर बेरहमी से हमला किया। अदालत ने इस पृष्ठभूमि में भी कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह आवेदक के साथ सहमति से संबंध में थी और ये गलत पहचान या पीड़िता द्वारा आवेदक को झूठे फंसाने का मामला नहीं था। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता को चलती बस से बाहर निकाला गया, उसके बाद जबरन आवेदक द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि वह मामले में जल्दी से जल्दी यानी 1 से 1.5 साल के भीतर ही फैसला करेगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.